हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी कि ONORC केंद्र प्रायोजित योजना। ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है और ये वीडियो आपकी UPSC, UPPSC और जो अदर स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता है एस्से राइटिंग में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस योजना के क्या लाभ हैं, इस योजना का क्या महत्व है और इस योजना से प्रवासियों को क्या लाभ होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है, एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आकलन, इनमें निहित समस्याएं, एक देश एक राशन कार्ड के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और इसमें क्या सुझाव और दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को दिए गए एक आदेश में केंद्र से कहा कि वह चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को अपनाए। हालांकि इस योजना की आधिकारिक शुरुआत तो जुलाई में होनी है, लेकिन कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह सलाह दे दी है कि इसको पहले ही लागू कर दिया जाए। संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया, यानी कि परसों संघ सरकार ने ऐलान किया कि संघ सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। उन 5 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और दमन दीव है। अब वन राशन कार्ड योजना का लाभ वो उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ दिया था। अब देश में कुल 17 राज्य ऐसे हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। हालांकि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, उसके द्वारा कहा गया था कि ये योजना 30 जून 2020 तक पूरे भारत में लागू हो जाएगी। प्रवासियों के लिए ये प्रणाली अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इस योजना के लाभों को जानने के लिए मूल्य श्रृंखला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के कार्यकरण को भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 12 राज्यों में पहले से ही लागू है ये योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी। इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा। देश के 12 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा अगर देखें कि ये योजना है क्या, तो इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी, विशेषकर प्रवासी, देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, उनके पास राशन कार्ड कहीं का भी हो। इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी फायदा लिया जा सकता है। यदि कोई राज्य अपने स्तर पर अपने नागरिकों के लिए किसी विशेष प्रकार की खाद्य सुरक्षा योजना चला रहा है, तो अन्य राज्य के नागरिक इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्य हैं जहां खाद्यान्न वितरण का 100% कार्य POS मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है तथा यहाँ लाभार्थी सार्वजनिक वितरण की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि एक देश एक राशन कार्ड की क्या विशेषताएं हैं। तो गरीब प्रवासी मजदूर इस योजना के अंतर्गत किसी भी उचित मूल्य की दुकान से FPS से राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए राशन कार्ड का आधार से लिंक होना आवश्यक है। प्रवासी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी प्राप्त करने के योग्य होंगे। इसमें 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल तथा 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं भी शामिल है। इस स्कीम को लागू करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी बेस्ड खाद्य से वंचित न रहे। ये स्कीम 77% राशन की दुकानों FPS में क्रियान्वित की जा सकती है, जहां पहले से ही POS मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल उपलब्ध है। साथ ही ये स्कीम उन 85% लाभार्थियों को भी कवर करेगी जो NFSA के अंतर्गत आते हैं एवं उनके राशन कार्ड आधार से लिंक हैं। शेष लाभार्थियों के मामले में सभी राज्यों को राशन की दुकानों से POS मशीनों का उपयोग करने और योजना को लागू करने हेतु 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है।
आइए देखते हैं एक देश एक राशन कार्ड योजना के क्या लाभ हो सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा जो गरीब हैं और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अवसर खोजते रहते हैं। सभी लाभार्थी इस देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अपना राशन किसी भी राज्य की पीडीएस राशन केंद्र से लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। राशन के किसी भी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। किसी एक केंद्र से राशन प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी। इससे किसी एक ही राशन के विक्रेता पर भी सारा भार नहीं पड़ेगा। देश के कई राज्यों में पीडीएस प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन की शुरुआत बड़ी तेजी से सरकार द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, तेलंगाना और साथ ही त्रिपुरा जैसे राज्य भी सम्मिलित हैं। इस एक देश एक राशन कार्ड योजना को केंद्र सरकार समय रहते ही पूरे देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित करना चाहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना को बढ़ावा देते हुए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि अगले माह तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी भी एक देश एक राशन कार्ड योजना का पीडीएस की दुकानों से तथाकथित लाभ उठा सकें। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत भ्रष्टाचार के किस्से भी कम होंगे, क्योंकि हर उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की मदद से अन्न को किसी भी पीडीएस की दुकानों से ट्रांसपेरेंसी व बड़ी ही इजीली खरीद सकता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत सभी कार्य उद्देश्यपूर्वक संपन्न कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इस योजना का क्या महत्व है। तो इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस योजना से गरीब मजदूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वालों पर रोक लगाना है। ONORC से प्रवासियों को लाभ। तो ONORC प्रणाली प्रवासियों के लिए उत्तरदायित्व से संबंधित है। लाभार्थियों की पहचान करने के कार्य में भारी लागत आती है और इसमें समावेशन और वर्जन की कई त्रुटियां मौजूद रहती हैं। यदि कोई प्रवासी परिवार अपना निवास स्थान बदलता है तो पुनः पात्र बनने के लिए उसे अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चूँकि एक प्रवासी के रूप में उसकी सौदेबाजी की शक्ति कम होती है, इसीलिए प्रवासी परिवारों के लिए मुश्किलें सामान्यतः अत्यधिक हो जाती हैं। ONORC प्रणाली फर्जी राशन कार्ड की समस्या और पात्रता संबंधी सर्वेक्षण लागत में वृद्धि को समाप्त कर उन्हें भी लाभान्वित करेगी। चूँकि भारत में आंशिक प्रवासन एक सामान्य परिदृश्य बन चुका है, यदि ONORC के तहत प्रत्येक सदस्य के हिस्से का राशन किसी भी स्थान से प्राप्त करने का प्रावधान कर दिया जाए तो ये परिवारों को और अधिक लाभ पहुँचा सकता है। इसमें प्रवासी सदस्य अन्यत्र भी अनाज ग्रहण कर सकेंगे, जबकि उनका परिवार अपने ग्राम में अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है। राशन का वितरण स्थानीय स्तर पर उचित मूल्य की दुकानें यानी कि फेयर प्राइस शॉप द्वारा किया जाता है। एक अध्ययन में 3 राज्यों यानी बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों ने डीलरों द्वारा भेदभाव की शिकायत की थी। ये भेदभाव विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध और गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में नजर आता है। ONORC लाभार्थियों को अपने पसंद के डीलर को चुनने का अवसर भी देता है। यदि कोई डीलर बुरा व्यवहार करता है या राशन के आवंटन में गड़बड़ी करता है तो लाभार्थी तुरंत किसी अन्य FPS की सेवा भी ले सकेंगे। ONORC महिलाओं एवं अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष लाभप्रद होगा, क्योंकि पीडीएस तक पहुंच में सामाजिक पहचान, जाति, वर्ग और लिंग तथा अन्य प्रासंगिक कारक शक्ति संबंध आदि प्रभावकारी बाधा पहुंचाते रहे हैं। अध्ययन से प्रतीत होता है कि स्थानीय जातिगत भेदभाव और सामाजिक संबंधों की जटिलता सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच में प्रमुख निर्धारक कारक होते हैं। सार्वभौमिक अधिकार के बावजूद राशन कार्ड के ऊपर नियंत्रण महिलाओं, निम्न जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के विरुद्ध भेदभाव का एक मजबूत साधन बन जाता है। इसके अतिरिक्त कमजोर समूह के लिए सेवाओं की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से निम्न प्रकृति की होती है, जहां सूचना की कमी, खराब अनाज एवं मिलावट, लंबी प्रतीक्षा अवधि आदि के रूप में भेदभाव के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं और कई बार अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित भी किया जाता है। इसके साथ ही इन परिवारों के अधिकारों का हनन किया जाता है, जैसे उन्हें निर्धारित मात्रा व गुणवत्ता का अनाज न मिलना या अधिक मूल्य चुकाना आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सुधार लाने की आवश्यकता है।
एक देश एक राशन कार्ड योजना सौदेबाजी की शक्ति को डीलर से लाभार्थी की ओर मोड़ सकती है। ONORC लाभार्थियों को उन PDS दुकानों को चुनने का अवसर देगा जो बेहतर सेवा सुनिश्चित करते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश एक ऐतिहासिक पहल है जिसके जरिए जनता को पोषण, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का खास जोर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने पर है। इस विधेयक में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था है। अगर कोई जनसेवक या अधिकृत व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सुनवाई का प्रावधान भी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया था। समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये प्रति किलो क्रमशः चावल, गेहूं और मोटा अनाज मिल रहा है। पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आकलन और इसमें निहित समस्याएं अगर देखें तो आश्चर्य रूप से NFSA भोजन के सार्वभौमिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। इसके बजाय यह कुछ मानदंडों के आधार पर पहचाने गए लोगों के लिए भोजन के अधिकार को भी सीमित करता है। साथ ही इसके अंतर्गत ये भी निर्दिष्ट किया गया है कि यह अधिनियम युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात या भूकंप की स्थिति में लागू नहीं होगा। विशेष रूप से ये केंद्र सरकार के अनुमोदन के अंतर्गत आता है। वह ऐसी किसी भी स्थिति के होने की घोषणा करे। उपरोक्त परिस्थितियों में भोजन का अधिकार सबसे अधिक मूल्यवान हो जाता है। यह संदिग्ध प्रतीक होता है कि अधिनियम उस अधिकार की गारंटी देने में प्रभावी है या नहीं है। NFSA का एक और समस्याग्रस्त पहलू ये है कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे उद्देश्यों को शामिल किया गया है जिनके संबंध में प्रगतिशील रूप से कार्य किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों अथवा प्रावधानों में कृषि सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकेंद्रीकृत खरीद को शामिल किया गया है। लेकिन इन उद्देश्यों अथवा प्रावधानों में हमारी कृषि प्रणालियों के बारे में मौलिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने और खाद्य सुरक्षा को अधिक व्यापक तरीके से देखने की आवश्यकता का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आइए देखते हैं ONORC को लेकर क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ऐसे गरीब परिवारों के डेटा से संबंधित है जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास करते हैं। विभिन्न राज्यों में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उस राज्य का निवासी होना एक पूर्व शर्त होती है। यदि उस योजना को लागू करना है तो उपर्युक्त नीति में संशोधन की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है। इसलिए प्रवासी परिवारों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं, मिड डे मील, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। अनाज की उपलब्धता के साथ ही गरीब प्रवासियों को उपर्युक्त सेवाएं देना भी उपलब्ध कराना आवश्यक है। ONORC आधार कार्ड, राशन कार्ड के डिजिटलीकरण पर आधारित है। इसमें एक समस्या है कि यदि कोई व्यक्ति अकेले अथवा कुछ सदस्यों के बिना प्रवास करता है तो हो सकता है कि वे इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने में सक्षम ना हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि आंशिक प्रवासी परिवार यानी परिवार के कुछ सदस्य प्रवासी को भी लाभ प्राप्त हो सके। सरकार RSBY योजना के उपर्युक्त प्रावधान को PDS में भी लागू करने पर विचार कर सकती है। कामगार परिवारों को सुगम खाद्य आपूर्ति में आधार तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी एक बाधा उत्पन्न कर सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के लिए हर राज्य के अपने नियम हैं। यदि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाती है तो ये योजना पहले से ही दूषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दे सकती है। कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि ये संघवाद के खिलाफ है। इससे लागत बढ़ने की संभावना है। राशन की दुकानों पर अधिक भीड़ के कारण स्टॉक खत्म हो सकता है तथा लाभार्थियों को परेशानी हो सकती है। अगर इसके सुझावों को देखें
तो सुझावों में ये हो सकता है कि खाद्यान्नों की खरीद के समय से लेकर इसे वितरण तक सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर फोकस किया गया है, जो इसकी पारदर्शिता को बनाए रखते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर पूरी प्रक्रिया की समग्र दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा। ये आवश्यक है कि एफसीआई और राज्यों के बीच ऑनलाइन सूचना का निर्बाधित प्रवाह हो और इसके लिए उन्हें समेकित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि पूरे देश में खरीद एवं वितरण पर सटीक सूचना उपलब्ध हो। ऐसी सभी गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचना के भंडारण के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए, जिससे अन्य वितरण पोर्टल एवं विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डैशबोर्ड के जरिए एक्सेस किया जा सके। निश्चय ही राज्य हस्तांतरण के माध्यम से खाद्य तक पहुंच के लिए शक्ति संबंध में बदलाव और संरचनात्मक विशेषताओं में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिनमें असमान सामाजिक संबंधों को चुनौती देना, उन पर पुनर्विचार करना और उन्हें रूपांतरित करना शामिल है। इसके साथ ही ऊबर, ओला जैसी प्रणालियों के अनुभवों के आधार पर पीडीएस को एक रेटिंग प्रणाली से संयुक्त किया जा सकता है, जहां निगरानी और नियंत्रण के माध्यम से सरकार इसे बेहतर बना सकती है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले डीलरों को पुरस्कृत भी किया जा सकता है। लेकिन इस प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है ऐप बेस्ड कैब की तरह ही एकीकृत संरचना मौजूद हो। ओएनओआरसी के साथ ही डिजिटलीकरण का विस्तार प्रणाली को और अधिक लाभप्रद और स्वसंशोधनकारी बनाएगा। एक देश एक राशन कार्ड में परिणामों में सुधार लाने की क्षमता है, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए। साथ ही किसी भी वितरण तंत्र की तरह प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर गहन निगरानी रखने और इसे अवसंरचनात्मक समर्थन देने की आवश्यकता है। पीडीएस दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल प्रणाली की उपलब्धता और इसके कार्यकरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि लाभार्थियों के हक से कोई समझौता ना हो। आइए देखते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल क्या है। तो पॉइंट ऑफ सेल बिक्री का एक बिंदु या वह स्थान है जहां ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है। यहां पर बिक्री कर भी दे हो सकते हैं। ये कोई बाय स्टोर हो सकता है जहां पर भुगतान के लिए कार्ड पेमेंट या वर्चुअल सेल्स ऑफ पॉइंट जैसे कंप्यूटर या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। फिर आइए देखते हैं कि डिपो ऑनलाइन सिस्टम क्या है। तो एफसीआई के संचालन के प्रबंधन हेतु डिपो गोदाम, जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। डिपो ऑनलाइन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्य वितरण आपूर्ति श्रृंखला को परिवर्तन के लिए डिजिटल इंडिया की दृष्टि से संरेखित करना है। आइए सबसे लास्ट में देखते हैं इस हिस्से में निष्कर्ष। तो भारत को आज़ादी की विरासत में कई चुनौतियां प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक प्रमुख समस्या भूख एवं गरीब आबादी को भोजन उपलब्ध कराने की थी। इसको ध्यान में रखते हुए 60 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को लागू किया गया था, ताकि सस्ते दामों पर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। इस क्षेत्र में विभिन्न बदलावों की कड़ी के रूप में वर्ष 1997 में लक्षित पीडीएस यानी टारगेटेड पीडीएस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। लेकिन इतने वर्षों में विकास एवं अन्य कारकों ने देश में प्रवास की गति को तीव्र कर दिया। साथ ही साथ ये प्रवास मुख्य रूप से गरीबों द्वारा काम की तलाश में किया जाता रहा है, जिसके लिए परिवारों एवं लोगों के खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को क्रियान्वित करने की नीति को सार्वजनिक किया है। हालांकि इन कार्यक्रम में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यदि इस कार्यक्रम को कुशल रणनीति से लागू किया जाए तो निश्चित ही यह समाज के सबसे गरीब एवं हाशिए पर स्थित वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। थैंक यू।